अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 16 को हम जो है वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कंट्री रिस्क एनालिसिस था जिसका नाम। ठीक है, और रिमेनिंग कंटेंट्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेरिएशंस इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग कंट्री रिस्क, इनकॉर्पोरेटिंग कंट्री रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू होस्ट गवर्नमेंट टेकओवर्स। प्रीवियसली हमने जो है कैपिटल कंट्री रिस्क को मेजर करने के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसको हमने हाफ में जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। हाफ आज उसका रिमेनिंग पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसमें हमने जो है डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। डेल्फी टेक्निक हो गया, तो चेकलिस्ट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा था कि किस तरीके से एमएनसीज जो है कम्बिनेशन इसका यूज करती हैं। फिर हमने जो है उसका प्रोसीजर कहा था कि एज ए प्रैक्टिकली वो किस तरीके से वेटेज असाइन करते हैं। हमने कहा था कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट, जितना उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर होता है, वो उसको उतना ही ज्यादा क्या करते हैं, वेटेज दे देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना आप उसको वेटेज दे देते हो, उस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और आप क्या करते हो, फिर एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि कौन सा रिस्क आपके लिए ज्यादा जो है ओवरकम करना इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है आप ओवरकम कर सकते हो, कौन सा आप ओवरकम नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हो, आप डिसीजन लेते हो कि हमें जो है इंटरनेशनली जाना चाहिए। ठीक है, हमें ग्रो की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें उस कंट्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो इसलिए आज हम देखेंगे कि वेरिएशन इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग कंट्री रिस्क, कि हमने जो डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे उनमें क्या वेरिएशंस पाई जाती हैं। सो पहली बात कहता है कि कंट्री रिस्क असेसर्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रोसीजर्स फॉर क्वांटिफाइंग कंट्री रिस्क. The procedure described here is just one of many. Most procedures are similar, though in that they somehow assign ratings and weights to all individual characteristics relevant to the country assessment, risk assessment. ठीक है, जिस तरीके से हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, हमने जो है क्या किया था, मेजरली यही रेटिंग के साथ और इसको जो है हमने वेटेज के जरिए से ही काम चलाया था। हमने कहा था कि जी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो या जो रिस्की होगा, उसको आप ज्यादा वेट असाइन करोगे, जो कम होगा उसको आप कम वेटेज असाइन करोगे। तो जो है आपने उस वक्त भी कहा था कि आपके लिए एक जो है कोई एक स्पेसिफिक ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम कह दें कि ये जो है अगर मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपको 100% जो है कंफर्म करके बता देगा कि जी आपके लिए ये चीज रिस्की है कि नहीं है। सो हमने कहा था सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, आपको अप्रोक्सीमेशन देते हैं कि आपको जाना चाहिए दूसरी कंट्री में कि नहीं जाना चाहिए। So कहता है कि the number of relevant factors comprising both the political and financial risk categories will vary with the country being assessed and the type of corporate operations planned for that countries. ठीक है, और जितने भी उसमें हमने कहा था कि फैक्टर्स आपके पास इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल हो या फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरीज में आते हैं, वो सारे के सारे आप क्या करते हो, कंट्री के साथ वह जो है आप उसको असेस करने की कोशिश करते हो। हमने क्या कहा था कि आपके पास मैक्रो होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो हम जो है पॉलिटिकल रिस्क को भी देखेंगे, फाइनेंशियल को भी देखेंगे। मैक्रो हम जो है क्या करेंगे, पॉलिटिकल को भी देखेंगे और फाइनेंशियल को भी देखेंगे। तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, जो प्लान्स होंगे हमारे कॉर्पोरेट प्लान्स, वो भी उसी तरीके से हम डिजाइन करेंगे उस कंट्री के लिए। The assignment of values to the factors, along with the degree of importance assigned to the factors, will also vary with the country being assessed and the type of corporate operations planned for that country. और जाहिर सी बात है कि जब आपके ऑपरेशन सारे के सारे प्लानिंग उसके लिए चेंज होगी ऑपरेट करने के लिए, तो उसके साथ साथ जब आप जो है फैक्टर्स को देखोगे तो वो भी वैरी करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको बताया हुआ था कि हम क्या करते हैं कि आपके जो है कंट्री टू कंट्री वैरी करती है सिचुएशंस, और कंपनी टू कंपनी भी वैरी करती है। कुछ कंपनीज के लिए कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होंगी। ठीक है, वो उसको जो है रिस्की कंसिडर करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसको रिस्की कंसिडर नहीं करेंगे, वो उनके लिए जो है सोर्स ऑफ बेनिफिट भी हो सकता है, या जो है वो कहेंगे कि जी हमारे लिए जो है एक कॉमन थिंग है, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो वो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और कोई जो है उसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि जी हमारे जो है जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है या नेचर ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ जो है ये चीज बहुत रिस्की हमारे लिए होगी। तो आप वेटेज भी उसी तरीके से उसको असाइन करते हो। तो आपकी जो वेटेज होती है वो भी जो है कांस्टेंट नहीं होती, वो भी वेरी करती है। नेक्स्ट चीज हमने कहा कि यूजिंग द कंट्री रिस्क रेटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, आप जो है किस तरीके से जो रेटिंग करते हो कंट्री की डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो। सो पहली बात कहता है कि इफ द कंट्री रिस्क इज टू हाई, then the firm does not need to analyze the feasibility of the proposed project any further. Some firms may contend that no risk is too high when considering a project. Their reasoning is that if the potential return is high enough, the project is worth undertaking. When employee safety is a concern, however, the project may be rejected regardless of its potential return.
हमने जो है बार बार एक ही चीज का जिक्र किया था, हमने कहा था कि आप जो है क्या करोगे, वन साइड ऑफ द कॉइन जो है डिसीजन नहीं लोगे, आपको दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा। ठीक हो गया, आप जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे। ठीक है, कुछ जो है कहते हैं कि अगर आपको जो है रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक हो गया, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है या पोटेंशियल रिटर्न बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है उस प्रोजेक्ट से, तो देन यू कैन गो फॉर इट। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने जो है एग्जांपल्स में भी देखा था, हमने कहा था कि वन साइडेड आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो आपके एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक थे, तो आपने उसको भी एनालाइज करना होगा। ठीक है, जो हमने जो है उसके अलावा एक एग्जांपल मिल्क और उसकी कंपनी की ली थी। हमने कहा था कि जो है मिल्क जो है वहां पे जाती है तो उसको बेनिफिट क्या है, जो क्या करती है कि प्लेन्स वगैरह और जो है वेटनरी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, वेटनरी जो है प्रोडक्शन कर रही है, तो कंट्री के लिए जो है ये चीज फायदा मंद थी। उसको नजर आ रहा था कि जी हमें जो है इसकी जरूरत है, हमें जो है गाड़ियों की जरूरत नहीं थी, जो है कंपनी थी दूसरी गाड़ियों की। हमने कहा था कि उसको जो है गाड़ियों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो स्टिल जो है उसकी इकोनॉमी वीक होने के बावजूद वो क्या कर रहा था, वेटनरी की तरफ जाना चाहता था। लेकिन फिर हमने देखा था कि चलो यहाँ पे तो पोटेंशियल है, लेकिन दूसरी बात जो हमने देखी वो ये था कि वहाँ पे जो है कंट्री के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने जो है उसने कॉन्फिडेंशियल इस चीज को रखना था, तो जब आपने इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो फिर आप जो है दूसरी कंट्री से तो कुछ नहीं परचेज करोगे। ठीक है, जब आप दूसरी कंपनी से परचेजिंग नहीं करोगे जो आउटसाइड होंगी कंट्री के, तो फिर आपकी जो है अगर वो कंट्री यहाँ में आप मल्टीनेशनल आ भी जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसको हर एस्पेक्ट से देखना होगा। ठीक है, कि आप जो है जस्ट इस चीज को नहीं देखोगे कि उसके जो है पोटेंशियल रिटर्न क्या है, हमें प्रॉपर तरीके से उसकी पूरी पूरी जो है फिजिबिलिटी को देखना होगा। Even after a project is accepted and implemented, the MNC must continue to monitor country risk. Whether a labor-intensive MNC, the host country may feel it is benefiting from a subsidiary existence due to the subsidiary employment of local people and the chance of expropriation may be low. ठीक है, कि आप जो है सिर्फ यही नहीं है कि आप उस कंट्री में चले जाते हो तो आप कहते हो कि बस हम जो है सेफ हो गए। नहीं, बल्कि आपको थ्रू आउट जो है अपने बार बार रिस्क को असेस करना होगा, क्योंकि कंट्री की सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, एनवायरमेंटल जो है चेंज हो रहा होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही होती है, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना होगा। और अगर कुछ जो है एमएनसीज ऐसी है कि लेबर इंटेंसिव है और वो जो है क्या करती है कि उसी लोकल कंट्री के जो है लेबर्स को इन्वॉल्व कर देती है, तो उसके लिए चांसेस है कि वो एक्सप्रोप्रिएशन से बच जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब अपने एम्प्लॉइज उसके होंगे तो कंट्री को इससे कोई मसला नहीं होगा, तो वो एक्सप्रोप्रिएशन के उसके चांसेस कम हो जाएंगे। Nevertheless, several other forms of country risk could suddenly make the MNC consider divesting the project. Furthermore, decisions regarding subsidiary expansion, fund transfer to the parent, and source of financing can all be expected. Can all be affected by any changes in a country risk. Some country risk can change dramatically over time. Periodic assessment is required, especially for less stable countries. क्योंकि हमने कुछ सोर्सेज कहे थे, हमने कहा था कि जी अब जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आपने ये देखना होगा कि आपकी जो है होस्ट गवर्नमेंट आपको लिमिट तो नहीं कर रही, आपको जो है फंड्स ट्रांसफर पे तो जो है प्रॉब्लम नहीं बना रही आपकी। ठीक है, उसमें ब्लॉकेजेस तो नहीं बना रही, या जो है आपकी एक्सपेंशन में तो प्रॉब्लम्स नहीं बना रही, तो आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। ठीक है, और आपको जो है क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट्स को डाइवर्स्ट करना होगा। ठीक है, सो आप जब क्या करोगे, पीरियोडिकली इन चीजों को देखते रहोगे। ठीक हो गया, अगर आपके पास जो है लेस स्टेबल कंट्री है तो वहां पे आपके लिए जो और भी जरूरी है कि आप जो है क्या करो, बार बार जो है अपने इन चीजों को एनालाइज करते रहो, बार बार जो है कंट्री रिस्क को एनालाइज करते रहो, देखते रहो कि सिचुएशंस चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस भी चेंज होने चाहिए। ऑन द स्पॉट जब आपके जो है प्रॉब्लम सर पे आ जाए तब आप जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, या जो एक्सप्रोप्रिएशन हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो बेहतर क्या है आपके लिए कि आप पहले से ही इन चीज़ों को एनालाइज करो, आप जो है इसको अंडरस्टैंड करो और इसके अकॉर्डिंगली अपने जो है प्लान्स तैयार करो। सो कहता है लास्ट में कि regardless of how country risk analysis is conducted, MNCs are often unable to predict crises in various countries. MNCs should recognize their limitation when assessing country risk and consider ways that might limit their exposure to a possible increase in that risk. ठीक है, सो आप चाहे जिस तरीके से भी जो है रिस्क एनालिसिस कर लो, कंडक्ट कर लो, आप चेकलिस्ट से करते हो, डेल्फी से करते हो, या आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इस्तेमाल करके जो है आप एनालिसिस कर लेते हो। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो है कंट्री की क्राइसिस में जाना जो है ये सडन सिचुएशन होती है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे जो है प्रॉब्लम हो सकती है, वॉर हो सकती है, या कोई और सिचुएशन आ सकती है जो आपके प्रोडिक्शन में इस तरीके से नहीं हो सकती और सडन जो है उसका इफेक्ट आ सकता है। तो आपने इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज करना होगा और आपने इस चीज को एज ए लिमिट कंसिडर करना होगा कि आपके लिए जो है सबसे बड़ा लिमिट है। जब आप क्या करोगे, कंट्री रिस्क को असेस करोगे और इसी तरीके से आप क्या करोगे कि उसके लिए जो है एक्सपोजर के प्लान्स भी बनाओगे कि आप उसको कम कर सको। आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, बल्कि आप जो है उसको लिमिट कर सकते हो कि आपको बैडली इफेक्ट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकॉर्पोरेटिंग कंट्री रिस्क इन कैपिटल बजटिंग।
कि आप जो है कैपिटल बजटिंग में किस तरीके से अपने कैपिटल जो है कंट्री रिस्क को जो है आप इनकॉर्पोरेट करते हो जब आप जो है बजटिंग कर रहे हो। बजटिंग बेसिकली क्या है, आप लोगों ने बेसिक आइडिया आपके पास होगा कि हम जो है क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमने किस तरीके से जो है थ्रू आउट द ईयर अपने एक्सपेंसेस करने हैं, हमने किस तरीके से जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने हैं, किस तरीके से एफिशिएंसी गेन करनी है। तो उसके लिए हम पहले से कैपिटल बजटिंग करते हैं, ठीक है। उसके अपने डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारा कंसर्न मेजरली क्या है कि हमने देखना है कि किस तरीके से कंट्री रिस्क को बजट कैपिटल बजटिंग में आप इनकॉर्पोरेट करते हो। सो कहते हैं कि if the risk rating of a country is in the tolerable range, any project related to that country deserves further consideration। ठीक है कि अगर आपके पास जो है कोई भी जो है रिस्क रेटिंग जो है आपके पास जो है टॉलरेबल रेंज में आ रहा है, ठीक है कि आप उसको बियर कर सकते हो, आप कहते हो कि इतना रिस्क जो है मैं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है फर्दर इस प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको जो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करनी होगी, उसको इन डेप्थ देखना होगा। कहता है कि country risk can be incorporated in the capital budgeting analysis of a proposed project by adjusting the discount rate or by adjusting the estimated cash flows। कि अगर आप जो है चाहते हो कि आप जो है प्रॉपर तरीके से रिस्क को एनालाइज कर लो और उसको जो है कैपिटल बजटिंग में जो है कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों को देखना होगा। आपने जो है या डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करना होगा, या फिर आपने क्या करना होगा, कैश फ्लोज को जो है एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को एडजस्ट करना होगा। ईच मेथड इज डिस्कस्ड हियर। तो एक बारी बारी जो है हम एक मेथड को स्टडी करते हैं। पहला मेथड है, हमने कहा कि एडजस्टमेंट टू द डिस्काउंट रेट, कि आप क्या करोगे, डिस्काउंट रेट को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, किस तरीके से। So the discount rate is of a proposed project is supposed to reflect the required rate of return on that project. Thus the discount rate can be adjusted to account for the country risk। कि आपने क्या करना होगा कि आपका जो बेसिकली क्या करता है, डिस्काउंट रेट जो होता है कैपिटल बजटिंग में, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न को जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या करना होगा, डिस्काउंट रेट को प्रॉपरली जो है कंट्री रिस्क के लिए एडजस्ट करना होगा। सो कहते हैं कि द लोअर द कंट्री रिस्क रेटिंग, द हायर द परसीव रिस्क एंड द हायर द डिस्काउंट रेट अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। कि जब आपको जो है जिस कंट्री की रेटिंग जो है रिस्क रेटिंग, कंट्री रिस्क रेटिंग जो है आपकी लोअर होगी, आपने क्या करना होगा, उसका परसीव रिस्क और डिस्काउंट रेट जो है वो हायर अप्लाई करना होगा उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज के लिए। This approach is convenient in that one adjustment to the capital budgeting analysis can capture country's risk। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि एक आसान तरीके कार आपके पास क्या है, किस तरीके से जो है कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में कंट्री रिस्क को प्रॉपर तरीके से कैप्चर करते हो। However, there is no precise formula for adjusting the discount rate to incorporate country risk. The adjustment is somewhere arbitrary and may therefore cause feasible projects to be rejected or infeasible projects to be accepted। ठीक है, सो हमारे पास जो है इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके बेसिस पे हम कर लें कि जी हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या हम इस तरीके से इसको वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक हो गया, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस जो है आपके पास जो है चांसेस हैं, ठीक है, कि आप जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स को मिस कर सकते हो इसके जरिए से, और कभी जो है आप गलत प्रोजेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। तो आपके पास कोई 100% श्योरिटी नहीं है, आप जस्ट क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप जो है परसीव वैल्यू के जरिए से काम कर रहे हो। तो परसेप्शन के बेसिस पे आप जब डिसीजन मेकिंग लोगे और या जो है डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करोगे, तो आपके पास जो है चांसेस दोनों हो सकते हैं, या जो है सही प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा या आपने गलत प्रोजेक्ट को चूज कर लिया, ठीक है, तो आपके पास जो है इसके चांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड हमने कहा था कि एडजस्टमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो, कि आप जो है क्या करोगे, किस तरीके से कैश फ्लोज की एडजस्टमेंट करते हो। ठीक है, सो कहता है कि perhaps the most appropriate perhaps the most appropriate method for incorporating forms of country risk in a capital budgeting analysis is to estimate how the cash flows would be affected by each form of risk। ठीक है, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कैश फ्लोज क्या है, कि आप जो है जो रिटर्न गेन कर रहे हो, जो आप उस प्रोजेक्ट से जो है एनपीवीज ले रहे हो, या जो है आप जो गेन कर रहे हो वहां से, उस चीज को एनालाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि आप जो है उसको किस तरीके से देख रहे हो। सो जब आप क्या कर रहे हो, इस चीज को एनालाइज कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। ठीक है, कि आप जो है जिस मेथड को चूज कर रहे हो, ठीक हो गया, वो आपकी जो है एस्टिमेटेड कैश फ्लोज किस तरीके से बताता है आपको, ठीक है, और आपके जो है जो कैश फ्लोज हैं वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि if there is 20% probability that the host government will temporarily block funds from subsidiary to the parent, the MNCs
should estimate the project's net present value under these circumstances, realizing that there is 20% chance that this NPV will occur. ठीक है कि अगर हमने जिस तरीके से कहा कि आपको जो है इस चीज के जो है चांसेस नजर आते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर लेगी, आपके जो फंड्स ट्रांसफर को ब्लॉकेज कर देगी, तो आप जो है क्या करते हो कि देखते हो कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो है फंड्स टेम्पररी जो है गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी। तो आप जब एमएनसीज क्या करेंगे, एज एन एमएनसी जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप जो है नॉन प्रोजेक्ट जो है इसकी एनपीवी को इसी के सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे और रियलाइज करोगे 20% चांसेस को कि यहाँ पे जो है चांसेस हैं कि एनपीवी जो है इस तरीके से अकर हो सकती है। So if there is a chance that the host government takeover will occur, the foreign project's NPV under these conditions should be estimated. Each possible form of risk has an estimated impact on the foreign project's cash flows and therefore on the project NPV. ठीक है कि अगर आपके पास जो है ये चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि टेक ओवर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो एमएनसीज होती हैं। सो अगर आपको जो है ये चीज नजर आ रही है कि आपकी जो है टेक ओवर हो सकता है, तो फिर आपने क्या करना होगा, उसको उस चीज में एस्टिमेट करना होगा कि कितने चांसेस हैं आपके पास कि आपका प्रोजेक्ट जो है या जो है आपके जो वहाँ पे सब्सिडी है वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। तो आपने उसको जो है प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को जो है क्या करना होगा कि जो है कैलकुलेट करना होगा, एस्टिमेट करना होगा कि कितना रिस्क एग्जिस्ट करता है। By analyzing each possible impact, the MNC can determine the probability distribution of NPVs for the project. Its accept reject decision on the project will be based on its assessment of the probability that the project will generate a positive NPV as well as the size of possible non-NPV outcomes. ठीक है कि जब आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हो तो जो है एमएससी को क्या करना होगा कि उसकी जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रा करेगी। ठीक हो गया कि उसके प्रोजेक्ट से क्या जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया, और इसी के बेसिस पे वो क्या करेगी कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, उसी का डिसीजन लेगी। ठीक हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने चांसेस हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है गेन करो, इससे जो है आपको पॉजिटिव एनपीवीज मिल सकती है या आप जो है नेगेटिव एनपीवीज मिल सकती है। आप इस चीज को जो है बेहतर एनालाइज करने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या करना होगा कि जब आप जो है प्रोबेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हो तो आपने देखना होगा कि आपको कितने पॉजिटिव एनपीवीज मिलेंगे और उसका साइज क्या होगा आउटकम्स का, कि आपको जो है वहां से कितने जो है ज्यादा आउटकम्स मिलेंगे या कम आउटकम्स मिलेंगे। So कहता है कि though this procedure may seem somewhat tedious, it directly incorporates forms of country risk into a cash flow estimates and explicitly illustrates the possible results from implementing the project. The more convenient method of adjusting the discount rate in accordance with the country risk rating does not indicate the probability distribution of possible outcomes. ठीक है कि आपके पास जो है ये एक tedious जो है प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि डायरेक्टली आप जो है कंट्री रिस्क को जो है उनके कैश फ्लो में एस्टिमेट करना और फिर जो है रजिस्ट्रेशन करना कि जी पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे, तो एक मुश्किल काम है। और इसलिए कहता है कि जो है आपके पास जो एडजस्टिंग डिस्काउंटेड मेथड है वो थोड़ा सा फिर इस मुकाबले में आसान हो जाता है, लेकिन फिर वो आपको जो है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती कि आपके पास क्या जो है आउटकम्स आ सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, वो जस्ट आपको जो है अपने लिमिटेशंस में रखती है कि आप जो है डिस्काउंट रेट के जरिए से किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रहे हो। नेक्स्ट चीज कहता है कि हाउ कंट्री रिस्क इफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन, कि आपके जो है कंट्री जो रिस्क है वो किस तरीके से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पे जो इम्पैक्ट करती है। तो उसके कुछ सिचुएशंस हम देख रहे हैं जिसमें जो है हम एशियन क्राइसिस को देखेंगे, वॉर को देखेंगे कि जो है जो 11 सितंबर को इंडिया में जो है अमेरिका में अटैक हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो हम देखेंगे कि गवर्नेंस का सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो पहली चीज कहता है कि when incorporating country risk into the capital budgeting analysis, some projects are no longer feasible and MNC reduce their involvement in politically tense countries. ठीक है, सो आपने क्या करना होगा, इस चीज को एनालाइज करना होगा। जब आप जो है क्या कर रहे हो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हो या कैपिटल बजटिंग एनालिसिस उसकी कर रहे हो, तो आपके लिए जो है कहते हैं कि कंट्री में जब रिस्क जब आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो आपके लिए ज्यादा फिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा कि पॉलिटिकली टेंस कंट्रीज में आपको उसको बेहतर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि एशियन क्राइसिस को हम देख लें, ठीक है, जिसको हमने इन डेप्थ स्टडी किया था। कहता है कि as a result of 1997-98 Asian crisis, MNCs realized that they had underestimated the potential financial problem that could occur in the highest growth Asian countries.
कि 1997-1998 में जब आपकी जो है एशियन क्राइसिस आई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एमएनसीज ने इस चीज़ को बड़ा जो है अंडरएस्टिमेट किया हुआ था, पोटेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए, इस किस्म की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो है आ सकती हैं, जो आपके पास जो एशियन कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई थी। सो कहता है कि कंट्रीज रिस्क एनालिसिस analyst had concentrated on the high degree of economic growth, even though the Asian countries have high debt levels and their commercial banks had massive loan problems. The loan problems are not more were not obvious because commercial banks typically not required to disclose much information about their loans. Some MNCs recognized that potential problem in Asia, though, and discounted their export to those Asian businesses that were not willing to pay in advance. ठीक है कि आपने जो है देखा होगा कि हम जो है रिसर्चर्स ने काफ़ी स्टडी की है यहाँ पे जो है एशियन कंट्रीज में, तो ज़्यादातर बिजनेसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, लोन्स पे बेस्ड पे चल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है आपके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी यहाँ पे एशियन कंट्रीज में, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने जो है इनके डेट लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे, और वो जो है कमर्शियल बैंक जो थे वो खुद भी जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोन्स के साथ। लेकिन बट अगर हम देखें तो आपके पास जो है ये चीज़ अलाउड नहीं होती कि आप जो है अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शो करें कि कितना लोन दिया, किस टर्म्स वगैरह पे दिया हुआ है। तो जब इन्होंने जो है इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया कमर्शियल बैंक्स ने, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि उनको जो है जब एमएनसीज यहाँ पे आए तो उन्होंने इस चीज़ को जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जो है देखा, उन्होंने जो है अपने एक्सपोर्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया कि जहाँ पे जो एडवांस में पेमेंट्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो है क्या चाह रहे थे कि वो डेट पे ही बिजनेसेस को प्रमोट करते जाएं, कंटिन्यू करते रहें। सेकंड चीज आपके पास क्या थी, टेररिस्ट अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। कहता है कि फॉलोइंग द सितंबर 11 2001 अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, some MNCs reduced their exposure to various forms of country risk by continuing business in the countries where US firms might be subject to more terrorist attacks। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, क्या था कि आपके लिए जो है वॉर की सिचुएशन जब होती है तो ये सिर्फ आपके जो है इफेक्ट नहीं करती, जैसे हमने फ्रांस वगैरह की सिचुएशन देखी थी यूएस के साथ, कि आपको जस्ट ये चीज इफेक्ट नहीं करेगी, वॉर डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है, बल्कि आपकी जो एमएनसी। सो इन चीज़ों को एनालाइज करना आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरा, इस तरीके से जब हमने वॉर की सिचुएशन देखी तो आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा, और अगर जो है इस तरह कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या जो है कोई और क्राइसिस जहाँ आ रही है, तो आप उसको क्या करोगे, पहले से बेहतर तरीके से एनालाइज करोगे, असेस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू होस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर्स। ठीक हो गया, हमने कहा था कि एक बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कंट्रीज जो कंपनीज जो फेस करती हैं वो क्या है कि वो जो है आपका टेक ओवर्स है, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर लेती है, टेक ओवर्स कर लेती है। तो आपने इसको जो है किस तरीके से ओवरकम करना होगा, किस तरीके से खुद को इसको बचाना होगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी होंगी। तो कहता है कि although foreign direct investment offers several possible benefits, country risk can offset such benefits. The most severe country risk is a host government takeovers. This type of takeovers may result in major losses, especially when the MNC does not have any power to negotiate with the host government. ठीक है कि आपके जो है क्या हो जाता है, सिंपल तरीके कार हमने कहा था कि आपके जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक हो गया, जो कि आपके जो है कंट्री रिस्क को ऑफसेट करती है। ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब आप करते हो तो आप उसके बाद देखते हो कि अगर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं तो आप उस कंट्री में जाते हो। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्या होता है कि जब आपके होस्ट गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं आपका प्रोजेक्ट को, जो है टेक ओवर करने की कोशिश करती है, तो उससे जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, वो एमएनसीज होती है। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ अब निगोशिएट वगैरह कर नहीं सकती। ठीक है, तो वो जो है बाउंड होती है, तो इसलिए आपको जो है कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है कि आप अपने आप को इससे बचा लो, जिसमें हम कहते हैं कि यूज अ शॉर्ट टर्म हॉरिजन, rely on unique suppliers or technology, hire local laborers, borrow local funds, purchase insurance, use project finance। जिसको जो है हम वन बाय वन देखते हैं कि ये स्ट्रेटजीज आपके लिए कैसे काम करती हैं। सो पहले आपके पास क्या है, यूज अ शॉर्ट टर्म हॉरिजन। ठीक है कि आप जो है शॉर्ट टर्म हॉरिजन इस्तेमाल करो। कैसे, कहता है कि एन एम एन सी में कॉन्सेंट्रेट ऑन रिकवरिंग कैश फ्लो क्विकली सो दैट इन इवेंट ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन लॉसेज आर मिनिमाइज्ड। क्या आप अपने जो है कैश फ्लोज की रिकवरी को क्विक बना लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या कर आपकी जो है गवर्नमेंट टेक ओवर भी करती है, तो आपने अपना जो है वो डिजायर्ड जो है वो कैश फ्लोज अचीव कर ली होंगी, तो आप इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होगे। An MNC would also exert only a minimum effort to replace worn-out equipment and machinery at the subsidiary। ठीक है कि आपकी जो एमएनसीज होंगी वो क्या करेंगी कि वो थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएंगे किस चीज़ के लिए, अगर उसकी जो मशीनरी ओल्ड हो जाती है, वर्न आउट हो जाती है,
क्या हो गया, या इक्विपमेंट उसके वर्न आउट हो जाते हैं, तो वो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेगी क्योंकि वो जो अपने कैश फ्लोज रिकवर कर चुका है। तो अब वो जो है उसको जब चांसेस नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी, तो वो चाहती है कि वहां से सारा का सारा बेनिफिट वो गेन कर ले और मजीद उस पर जो है इन्वेस्टमेंट को पुट ना करे। So कहते हैं कि it may even phase out its overseas investment by selling it of its asset to local investors or to government in stages over time। तो क्या, तो ये जो है क्या कर सकती है कि या जो है जो उसकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल आउट कर सकती है, उसके एसेट्स को वन बाय वन सेल आउट कर सकती है लोकल को, जो लोग इंटरेस्टेड है उसमें, तो उनको जो है सेल आउट करना शुरू कर दे, या जो है फिर गवर्नमेंट को वन बाय वन जो है स्टेज वाइज उसको जो है सेलिंग शुरू कर दे, क्योंकि इससे पहले कि अगर टेक ओवर हो जाए तो उसके लिए तो कुछ बेनिफिट नहीं बचेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो वहां से गेन कर लेगी अगर वो इस तरीके से क्या करेगी, अपने चीजों को सेल आउट करना शुरू कर देगी। सेकंड कहते हैं कि रिलाई ऑन यूनिक सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज। If subsidiary can bring in supplies from its headquarters or a sister subsidiary that cannot be duplicated locally, the host government will not be able to take over and operate the subsidiary without those supplies। क्योंकि अगर उसके पास जो है कोई सप्लाईज ऐसे हैं, क्योंकि या जो है वो ऐसे टेक्निक के साथ प्रोडक्शन कर रही है जो बिल्कुल यूनिक है, और उसको जो है कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता, या उसके जो है कोई कॉपी नहीं बना सकता, तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए फायदा मंद ही हुआ। ठीक है कि अगर एमएससी को टेक ओवर भी कर लेती है तो उसको जो है किस तरीके से वो हैंडल करेगी, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। So इसलिए कहता है कि also the MNC can cut off the supplies if subsidiary is treated unfairly. If the subsidiary can hide the technology in its production process, a government takeover will be less likely। ठीक है, या जो है उसके पास एक तरीके का तो ये हो सकता है कि जब उसको फील हो जाए कि गवर्नमेंट उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करी, तो वो अपने सप्लायर्स को कट ऑफ करना शुरू कर दे, या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी को छुपाए रखे कि वो किस तरीके से प्रोडक्शन कर रही है या कौन सी जो है स्पेशलिटी उसके पास मौजूद है, तो उसको जब तक वो छुपाए रखेगी गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको जो है जब उसके मेन चीज का पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो वो जो है उसको टेक ओवर कर भी ले तो उसको क्या फायदा होगा। So कहते हैं कि a takeover would be successful in this case only if the MNC would provide the necessary technology, and the MNC would do so only under conditions of a friendly takeover that will ensure that it received adequate compensation। ठीक है कि आप जो है ये चीज गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकती है या जो है वो एमएनसी उसको क्या कर दे, खुद नेसेसरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दे। ठीक है कि फ्रेंडली टेक ओवर आप कर लो, हम आपको जो है क्या करेंगे, उसके गवर्नमेंट उसको जो है पे करना शुरू कर देती है, और वो उसको कहता है कि ठीक है हम आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने कहा कि स्टेज वाइज आपको जो है हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम आपको हैंड ओवर करेंगे, आप उसके हमें जो है एक प्रॉपर तरीके से पेमेंट्स करो। थर्ड मेथड आपके पास क्या है, हायर लोकल लेबर। इफ लोकल लेबर ऑफ अ सब्सिडी वुड बी अफेक्टेड बाय द होस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर, दे कैन प्रेशर देयर गवर्नमेंट टू अवॉइड सच एक्शंस। ठीक हो गया कि अगर आपके जो एलर्ट्स हम कहते हैं पाकिस्तान में है, जो है एम्प्लॉयज उसमें सारे के सारे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर करना चाहती है, तो अगर उन लोगों को ये खतरा है कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और उनकी जॉब चली जाएगी, तो वो उसको प्रेशराइज करेंगे कि आप जो है इसको टेक ओवर मत करो, वो उसके लिए जो है खुद ब्लॉकेज बनने की कोशिश करेंगे। So कहता है कि however the government could still keep those employees after taking over the subsidy। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस चीज को जो है श्योर अगर वो करा दे कि यार हम आपको जो है जॉब से नहीं निकालेंगे, टेक ओवर के बाद भी आप जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो फिर जो है प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। फिर जो है लोकल लेबर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके लिए तो और भी बेहतर बात है कि हमारी अपनी कंट्री जो है हमें क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। So thus the strategy has only limited effectiveness in avoiding and limiting a government takeover। So आपके लिए जो है इसके जो है लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड इफेक्टिवनेस है, क्योंकि आप जो है हमने देखा कि जैसे अगर गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करती है लोगों को, तो फिर तो लोग जो है कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है टेक ओवर हो जाए, हमें अपनी गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करेगी। फोर्थ हम कहते हैं बोरो लोकल फंड्स। इफ द सब्सिडरी बोरोस फंड्स लोकली, banks will be concerned about its future performance। If for any reason a government takeover would reduce the probability that the banks would receive their loans repayments promptly, they might attempt to prevent takeover by the host government। ठीक हो गया कि अगर जो है अगर उन्होंने जो लोकल बैंक्स वगैरह से कर्जे लिए हुए हैं, तो अगर उनको पता लग जाता है कि जी टेक ओवर होने वाला है, तो उसको अपने जो है पैसे डूबने का खतरा नजर आएगा। तो जब उनको जो है पैसे डूबने का खतरा नजर आएगा, तो क्या हो जाएगा कि वो उसको जो है रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन वही बात कि अगर जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, इस चीज की गारंटी दे देती है कि हम आपको जो है क्या करेंगे, आपकी रिपेमेंट्स करेंगे, बैंक को सबको जो है रिपेमेंट्स करेंगे, तो फिर जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कहेंगे कि ठीक है टेक ओवर कर ले। जो है फॉरेन सब्सिडी अगर ना देती, वो भागने के चांसेस उसके हो सकते थे। अब ये अपनी लोकल गवर्नमेंट है, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो है ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती है। नेवरलेस इट कुड स्टिल बी प्रेफरेबल टू अ सिचुएशन इन व्हिच एमएनसी नॉट ओनली loses the subsidy but also still owes home country creditors। ठीक हो गया।
कि आपके पास जो है स्टिल ये उनके लिए प्रेफरेबल सिचुएशन है, क्योंकि एमएनसीज जो है सिर्फ अपने जो है सब्सिडी को लॉस नहीं करी, बल्कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि उन्होंने जो है वो किया हुआ है होम कंट्री क्रेडिटर्स को भी। नंबर फिफ्थ, परचेज इंश्योरेंस। कुछ जो है परचेज इंश्योरेंस वगैरह परचेज कर लेते हैं ताकि उनको जो है इस किस्म के रिस्क से बचा सकें। सो कहते हैं कि इंश्योरेंस कैन बी परचेज टू कवर द रिस्क ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। For example, US government provides insurance through the Overseas Private Investment Corporation (OPIC). The insurance premium paid by them by the firm depends on the degree of insurance coverage and risk associated with the firm. Typically, however, any insurance policy will cover only a portion of company's total exposure to the country. ठीक हो गया, जाहिर सी बात है अगर आप जो है क्या करते हो इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपको पूरे जो है हर किस्म की प्रॉब्लम से तो नहीं बचाती। तो आप जो है जिस तरीके से उनको प्रीमियम्स पे कर रहे हो, ठीक है, आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली कवरेज ही मिलेगी कि कितना रिस्क आप जो है उससे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम बचा सकती है, उसकी पॉलिसीज में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम देखें तो यूएस ने इसके लिए स्पेशली अपने जो है एक इंश्योरेंस जो है कंपनी बनाई हुई है जिसको कि जो है वो कहते हैं कि ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो है कंट्री ने जो है कौन से रिस्क जो है एक्सपोज है, वो जो है उसको पूरा का पूरा कवर नहीं करेगी, बल्कि वो उस चीज़ को कवर करेगी जो उसकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आती है। So कहते हैं कि many home countries of MNCs have investment guarantee programs that ensure to some extent the risk of expropriation, war, or currency blockage. Some guarantee programs have 1 year waiting period or longer before compensation is paid on losses due to expropriation. Also, some insurance policies do not cover all forms of expropriation. ठीक है कि आपके पास जो है कुछ होम कंट्रीज में जो है गारंटियर्स बैठे होते हैं, इन्वेस्टमेंट गारंटियर्स, वो उनको जो है फिर इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको जो है हम क्या करेंगे, रिस्क से बचाएंगे, अप्रोप्रिएशन के हो, वॉर के हो या करेंसी ब्लॉकेज के हो, वो उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। उसका ड्यूरेशन जो है 1 साल हो सकता है या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जब तक उसको जो है कंपनसेट ना किया जाए, ठीक है क्या, एक्सप्रोप्रिएशन से। लेकिन बात वही आ जाती है कि अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्सप्रोप्रिएशन किस तरीके से हो रही है, उसके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो करती है, और वो पॉलिसीज कौन से उसको जो है फॉर्म ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन को ओवरकम करके देती है। क्योंकि अगर आपने फ्रेंडली जो है करा लिया, एक्सप्रोप्रिएट करा लिया, तो फिर क्या होगा, फैमिली टेक ओवर आपने करा दिया, तो अब इसके लिए जो है इंश्योरेंस पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है अपने उसके फॉर्म्स के साथ देखती है पॉलिसी कि वो इसको कवर करती है कि नहीं करती। सो इसलिए कहता है कि फर्दर मोर टू बी एलिजिबल फॉर सच इंश्योरेंस द सब्सिडी माइट बी रिक्वायर्ड बाय द कंट्री टू कंसंट्रेट ऑन एक्सपोर्टिंग rather than on local sales. Even if a subsidy qualifies for insurance, there is a cost. Any insurance will typically cover only a portion of the assets and may specify a maximum duration of coverage such as 15 to 20 years. ठीक है कि अगर आप जो है देखते हो कि आप जो है इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो, तो सब्सिडी क्या करेगी, वो अपने जो है उस चीज़ पे फोकस करेगी कि वो जो है एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अपने एक्सपोर्ट्स वगैरह पे फोकस करेगी, बजाय इसके कि वो लोकल सेल्स पे फोकस करे, और जितना जो है वो उसके कॉस्ट को पे करेगा। ठीक हो गया कि वो जो है चाहे उसको जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसको कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो जो है उसके इंश्योरेंस कराएगा तो उसके पैसे तो देगा, वो टाइमली पीरियड वाइज जो है उसको पेमेंट्स करेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो है जो कॉस्ट है एक्सपोर्टिंग की या सेलिंग की, वो जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपके जितना भी जो है जो एसेट्स हैं, वो एक खास एसेट जिनकी आप इंश्योरेंस कराइए, वो उसी को जो है सिक्योर करेगी, और उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल हो सकती है। इससे ज़्यादा ड्यूरेशन तक आपको वो सेफ नहीं करता, और टेक ओवर्स को इतनी जल्दी नहीं होता कि आपको जो है 2 साल बाद ही जो है गवर्नमेंट टेक ओवर करे, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और इसलिए कहता है कि सब्सिडरी मस्ट weigh the benefits of this insurance against the cost by the policy premiums and potential losses in excess of coverage. The insurance can be helpful, but it does not by itself prevent losses due to expropriation. ठीक है कि आपको जो अगेन वही बात कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी होगी कि आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या आपके लिए जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर करती है, तो आपने इस चीज को देखना होगा। ठीक है कि आपको जो है अपने आप को किस तरीके से आप एक्सप्रोप्रिएशन से बचा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आपको जो है इस चीज़ से कम्प्लीटली नहीं बचाती कि आपको जो है उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे एक्सप्रोप्रिएशन से, बल्कि ये तो अपने लिमिटेड जगह तक आपको प्रोटेक्ट करती है। और इसलिए कहता है कि 1993 रशिया established an insurance fund to protect MNCs against various forms of country risk. The Russian government took this action to encourage more direct foreign investment in Russia. ठीक है कि आप जो है क्या करते हो कि जब हम जो है जब एक तरीके का आपकी जो है टेक ओवर या एक्सप्रोप्रिएशन आपको जो है खौफ पैदा कर सकती है एमएनसीज में, तो आप उसको जो है सिक्योरिटी के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनको जो है इंश्योरेंस दे सकते हो। तो इसी तरीके से 1993 में रशिया ने क्या किया, इंश्योरेंस फंड बनाया ताकि जो एमएनसीज को इस बात का खौफ खत्म हो जाए कि वो जो है डिफरेंट कंट्री रिस्क उसको इफेक्ट कर रही है।
ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके जो है इनकरेज करने के लिए कि बाहर से फंडिंग्स आए, रशिया में इन्वेस्टमेंट हो, उन्होंने इस किस्म की जो है पॉलिसी बनाई। The World Bank has established an affiliate called the Multilateral Investment Guarantee Agency to provide political insurance for MNCs with direct foreign investment in less developed countries. MEGA offers insurance against expropriation, breach of contract, currency, inconvertibility, war and civil disturbances. ठीक है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया हुआ है, उसके लिए अपनी जो है एक अपनी जो है एफिलिएट बनाया हुआ है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको मेगा भी कह सकते हैं, ताकि वो जो है उसको क्या करती है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जो पॉलिटिकल रिस्क उसका एसोसिएट होते हैं। ठीक है, जब वो एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में जाती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और वो डेवलप जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है। ठीक है, सो वो आपको किस चीज से बचाने की कोशिश करता है कि आपकी जो है एक्सप्रोप्रिएशन से बचाए, कि हो गया कोई कॉन्ट्रैक्ट से तोड़ दे, उससे जो है बैक पे हो जाए, या जो है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी से आपको रोक देती है, वॉर से या सिविल डिस्टर्बेंसेस से आपको रोक देती है। तो ये क्या करता है कि मेगा आपको उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आप किस तरीके से सेफ रह सकते हो और आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो। तो वो आपको जो है उसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लास्ट में हमने कहा था कि यूज प्रोजेक्ट फाइनेंस के, आप जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस को यूज करो। कहता है कि many of the world's largest infrastructure projects are structured as project finance deals, which limits the exposure of the MNCs. First, project finance deals are heavily financed with credit, thus the MNC's exposure is limited because it's invest only a limited amount of equity in the project. Second, a bank may guarantee the payments to the MNC. Third, project finance deals are unique in that they are secured by the project's future revenues from production. That is, the project is separate from the MNC that manages the project. ठीक है कि फिर क्या हो जाता है कि जो है लास्ट ऑप्शन आपके पास रह जाता है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, जिसमें क्या कहते हैं कि आपके जो एक्सपोजर जो है मल्टीनेशनल कंट्रीज को लिमिट कर देती है इन सब रिस्क के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो है क्या होता है कि सारा का सारा जो डीलिंग्स हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है, तो आपका जो है जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो इसमें कम हो जाती है और क्रेडिट उसमें ज्यादा हो जाता है। तो फिर बैंक आपको क्या करते हैं कि आपके जो है जो पेमेंट्स है वो गारंटी करती है कि हम आपको जो है पे करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है जितनी भी डील्स होती हैं वो यूनिक काइंड होती है और वो जो है प्रोजेक्ट के फ्यूचर रेवेन्यूज जहाँ से जनरेट हो रही थी वो उसको वहां से क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट्स कर रहे होते हैं, उसको एक काइंड ऑफ सिक्योर बनाती है। और इसलिए कहता है कि एमएनसी जो है जो इन चीजों को मैनेज करती है वो इससे थोड़ा सा सेपरेट रहती है। So कहता है कि the loans are non-recourse in that the creditors cannot pursue the MNC for payments, but only the assets and cash flows of the project itself. Thus, the cash flows of the project are irrelevant and not credit risk of the borrower. Because of the transparency of process arising from the single purpose and finite plan for termination, project finance allows project to be financed that otherwise would likely not obtain financing under a conventional terms. ठीक हो गया कि इसके लोन जो है आपके पास क्या हो जाते हैं कि वो नॉन रिकोर्स होते हैं। ठीक है, कि आपकी जो है जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको जो है परसू नहीं करना पड़ता, मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है परसू नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि जो आपके कर्जदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो एमएनसीज को परसू नहीं करती कि वो उनको पेमेंट से सिर्फ वो जो है उनका एसेट्स और कैश फ्लो तक जो है वो अपने आप को लिमिटेड रखती है। ठीक है, और इस तरीके से जब आप जो है क्या करते हो कि जो है प्रोजेक्ट से जो आपके पास कैश फ्लोज आ रही होती है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो जो है उसको फेस नहीं करना पड़ता, वो उससे जो है बोरोवर से क्रेडिट रिस्क से सेफ रहते हैं और इसकी जो है प्रोसीजर सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, एक सिंगल पर्पस के लिए आपने एक प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग की हुई है तो उसका सारा का सारा प्लान भी आपको जो है सामने होता है कि किस तरीके से ये स्टार्ट होगा, खत्म होगा, किस तरीके से लोग को इसके जो है इससे जो है कैश फ्लोज जनरेट होंगी, वो जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो सारा का सारा क्लियर होता है बनिस्बत उसकी कि जो आपके जो है कन्वेंशनल टर्म्स पे आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग करते हो। सो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते। So कहता है कि लास्ट में a host government is unlikely to take over this type of project because it would have to assume that existing liabilities due to current credit arrangements। और जो है होस्ट गवर्नमेंट के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आप इस किस्म के जो है प्रोजेक्ट्स को क्या करो, टेक ओवर करो, क्योंकि इसमें आपको जो है क्या करने होंगे, सारे के सारे क्रेडिट अरेंजमेंट्स की वजह से आप बाउंड हो। क्योंकि आपको जो है सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है बेयर करनी पड़ेगी और फिर जो है इतनी बड़ी लाइबिलिटीज के लिए कौन वो कर सकता है कि वो जो है इतनी बड़ी लाइबिलिटीज को फेस करे। यहाँ तक हमारा टॉपिक है। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो हमने देखा कि कंट्री रिस्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को जो है जब दूसरी कंट्री में जब जाती है तो उसको जो है देखना होगा कि आप जो है किस तरीके से कौन से रिस्क आपको फेस हो सकते हैं, वॉर की सिचुएशन, उसके पॉलिटिकल सिचुएशन को देखना होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन पे ही सिर्फ आपने एम्फेसाइज नहीं करना बल्कि उसके साथ साथ आपने उसके जो है फाइनेंशियल रिस्क को भी देखना होगा, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से असेस करना होगा, जिसके लिए हमने डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स पढ़े। आपने उन टेक्निक्स को जो है सिंगली एक एक टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, आप कॉम्बिनेशन में उसको यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। लेकिन जब आप इन चीज़ों को देख रहे होते
हो, तब आपको जहन में ये बात रखनी होगी कि आपके पास जो है कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो है नहीं, और ना ही जो है कंट्रीज की सिचुएशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो ओवर टाइम वो चेंज होती रहती है। तो आपने अपनी नीड्स के साथ जो है सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, आपने इन चीज़ों को रिवाइज करना होगा। और फिर जब अगर आपको इस किस्म की जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि कंट्रीज जो है होस्ट गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, तो फिर उसके लिए आप जो है डिफरेंट किस्म के टेक्निक इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि आप जो है क्या जो एक्सप्रोप्रिएट हो जाओ और गवर्नमेंट जो है क्या कर ले, आपको जो है वो फ्रेंडली टेक ओवर की जगह पे आपको जो है डायरेक्टली टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, और आपके पास जो है कुछ भी नहीं बच जाता। तो इससे बेहतर है कि आप जो है फ्रेंडली तरीके से उसको जो है टेक ओवर कराने की कोशिश करो, आप उससे बेहतर कंपनसेशन लो उसके लिए, या फिर आप जो है टोटली सेव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करो। आप जो है बोरो कर लो लोकल फंड से, या जो है परचेज इंश्योरेंस कर लो, या जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस को यूज़ कर लो। जिस किस्म के टेक्निक्स आपको क्या कर लेंगे, इन चीज़ों से बचा लेंगे जो आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है, हर्डल बन सकती है, जब आप जो है एज ए मल्टीनेशनल कंपनी दूसरी कंपनीज में जाते हो। सो यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।